कैंसर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। कि जितना जल्दी कैंसर को हम डायग्नोस करके ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट भी उतना एग्रेसिव नहीं करना पड़ता और उसके परिणाम भी बहुत बेहतर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है, कीमो भी देनी पड़ती है, रेडिएशन भी देनी पड़ती है। रीजन से या फिर डर के रीजन से पेशेंट इलाज के लिए नहीं आते हैं दोबारा, तो ये जो टाइम है इसमें बीमारी फैल रही होती है शरीर के दूसरे भागों में। मुंह में कोई घाव हो रहा है, छाले हो रहे हैं जो कि सामान्य इलाज से या बिना इलाज से ठीक नहीं हो रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते हो गए फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो आपको एक कैंसर सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में सबसे मुख्य कैंसर आज की तारीख में है ब्रेस्ट कैंसर या केचप बनाओ। आपका केचप 7 दिन 10 दिन के बाद ख़राब हो ही जाना है। जो एक बच्चा होता है छोटा, जन्मा हुआ ही बच्चा, वो जन्मते ही ही इज ईटिंग और ड्रिंकिंग माइक्रोप्लास्टिक्स बिकॉज लेट शादी हो रही है, देन दे डोंट वांट टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड एट जस्ट आफ्टर completion of education and marriage. They want to settle in their career also. So all tumors are not cancer. हेलो डॉक्टर कौशिक, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स। कैसे हैं? हाय, हेलो अंकित। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? आई एम वंडरफुल, आई एम रियली लविंग इट आपके साथ बैठना। जब हम शब्द सुनते हैं कैंसर, तो सबसे पहला थॉट जो हमारे माइंड में आता है वो है डेथ। विल कम टू दैट लेटर, पर उससे पहले जो इंसान हमें इस कैंसर से बचाता है या बचा सकता है, लोग उनके बारे में ही नहीं जानते। बचा सकता है मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे हमारी पहले बात हो रही थी तो आपने बताया था कि लोगों को पता ही नहीं होता कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो आप पहले ये बताइए कि ऑन्कोलॉजी क्या है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है और ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने बहुत अच्छा पूछा है। और जो आपने बताया, नॉर्मली जो हमारा कम्युनिटी है, लोग जो आम लोग हैं, जैसे ही कैंसर वर्ड सुनते हैं उनको लगता है ये एक जानलेवा बीमारी है और अब हमको दिन गिनने हैं कि हमारा जो परिवारजन है, घर वाला, जो हमारा फ्रेंड, मित्र, दोस्त जो भी है, इसको ज़्यादा दिन जीवन काल ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ ही दिन का मेहमान है। तो इस तरीके से वो कैंसर को समझते हैं। इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोगों की मोस्टली नहीं है। तो बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सारे कैंसर और सारे स्टेजेस आर नॉट कि पेशेंट को कैंसर हो तो मर जाएगा। वी यूजुअली सी पेशेंट जिनका 20 साल पहले ट्रीटमेंट हुआ है और दे आर लिविंग हेल्दी नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स। तो ऐसा नहीं है कि सारे कैंसर में ही ऐसा है। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज एंड द टाइप ऑफ कैंसर। कमिंग टू योर क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी क्या है? तो बेसिकली ऑन्कोलॉजी जो है स्टडी ऑफ कैंसर, ओके, दैट इज़ ऑन्कोलॉजी। तो हम जो पढ़ाई करते हैं कैंसर के बारे में, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे निदान यानी कि डायग्नोसिस किया जाता है और फिर इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सब पढ़ाई जो है, अध्ययन है, इसी को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ओके। ऑन्कोलॉजी जो होती है मेनली, अगर हम बात करें फील्ड में, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। डॉक्टर्स हु ट्रीट कैंसर, they are oncologist. So if I subdivide them, various oncologists are there. Like I am a surgical oncologist, I am a cancer surgeon. The same way, there are colleagues of mine who are medical oncologists. Okay. They are non-surgeon. They don't do surgery, but they treat cancer by medicines. Okay. So they are medical oncologists. Same way, another colleague is there who is radiation oncologist. So radiation is also a kind of treatment for cancer, which is given by machines in the form of rays coming from the machine to a targeted area, which is cancerous part of the body. So they are radiation oncologist. Then now there is blood cancer also there. So for them, mainly the treatment modality is medicine. Okay. So medical oncologist as well as people who are trained in the hematology, they are also hemato-oncologists who treat blood cancer. Okay.
हेमेटोलॉजी क्या होता है? So hematology is basically studies of the blood cells. ओके. So of the study of the blood basically, blood में जैसे RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, तो इनकी जो स्टडीज होती हैं दे आर द स्टडीज hematology. The person who study them, they are hematologist. ओके. And person who basically focus and learn the art of cancer of the blood, blood cancer, they are hemato-oncologist. वाह. So hemato-oncologist, they are specifically trained for the blood cancer. Medical oncologist also treat blood cancer. So mainly there are these four person who are qualified oncologist to treat the cancer. ओके, वंडरफुल. तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं? Yes. So जैसे हम स्कूल से पास आउट होते हैं, सीनियर स्कूल से +2 के बाद में. सो लाइक अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, जैसे सबसे कॉमन एक जो इंडिया में बेसिक कोर्स होता है, बैचलर्स डिग्री जो होती है, बैचलर्स ऑफ आर्ट और साइंस, जो कि एक कॉलेज एजुकेशन का प्राइमरी लेवल है, फर्स्ट डिग्री होती है बैचलर की. तो वैसे ही मेडिकल साइंस जो लड़के लेते हैं, लड़के या लड़कियां स्टूडेंट +2 के बाद में, 12वीं क्लास के बाद में, तो सबसे पहले जो बैचलर डिग्री होती है वो होती है MBBS, वो होती है बैचलर डिग्री. उसके बाद में अगर कोई स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है किसी एक फील्ड में, तो वो उसके लिए डिग्री होती है MS, मास्टर ऑफ साइंस. उसका हमारे कंट्री में अभी मेडिकल एजुकेशन, हायर मेडिकल एजुकेशन के 2 स्ट्रीम है. एक है यूनिवर्सिटी बेस्ड और एक है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड. तो जो कि DNB प्रोग्राम रन करते हैं ब्रॉड स्पेशलिटी पे. तो पहले बैचलर डिग्री होती है जैसे MBBS, उसके बाद में MS या DNB होती है स्पेशलाइजेशन फील्ड में. जैसे कि मैं सर्जिकल फील्ड में हूँ, तो मैंने जैसे जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जनरल सर्जरी में किया है. फिर उसके बाद में सब डिवीजन होती हैं कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हायर स्टडी करो एंड यू बिकम एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पार्ट. सो ग्रेजुएशन इज MBBS, देन पोस्ट ग्रेजुएशन इज मास्टर ऑफ साइंस और DNB इन पर्टिकुलर, MS MD और DNB in particular subject. And after that is 3-year program. And after that super specialization in a particular field of study you want to. So जैसे मैंने MBBS किया है, उसके बाद में मैंने 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन इन जनरल सर्जरी किया है, और उसके बाद मैंने 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी किया. So this is how once you clear all the exam, final exam, you get degree of that qualification and you become. So that's how I become surgical oncologist. Okay. So Wonderful. same way, there are medical oncologists also the same pathway, and the same way different kind of super specialists are there, like nephrologist who treat the kidney diseases. Okay. The same way surgical disease of kidney and the urinary system are being treated by the urologist. So these are super specialist qualification. ऊपर से थोड़ा पीछे जाते हैं. तो ये सवाल है कि जब हमने बात की थी कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कब जाना होता है या और कोई स्पेशलिस्ट के पास कब जाना होता है, तो कैसे पता चले कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कब जाना है? सो बेसिकली बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके बहुत सारे लक्षण होते हैं. मरीज़ के लेवल पे ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ को पता हो कि ये लक्षण है तो मुझे ये हो सकता है और मुझे इस चीज़ के लिए इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो पहला तो है कि एक पब्लिक अवेयरनेस हम लेके आए कि पेशेंट लेवल पे लोगों को जागरूकता हो कि ये लक्षण है तो मुझे ये हो सकता है और मुझे बेटर है कि मुझे इस डॉक्टर से मिलना चाहिए. होता क्या है कि कई बार किसी को कुछ लक्षण है, सिम्टम है कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के, लेट से कोई कैंसर के. एक होता है कि वो डायरेक्टली किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहा है. एक होता है वो प्राइमरी लेवल पे अपने किसी लेट से जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन और इन इंडिया लेट से ए मेडिकल ऑफिसर से कंसल्ट कर रहा है. सो अब उसमें होता क्या है कि डायरेक्टली अगर वो एक स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आ रहा है
एंड ही इज़ हैविंग सम साइंस ऑफ एनी कैंसर. सो जो डायग्नोसिस सिम्टम से डायग्नोसिस का टाइम है वो बहुत ही कट शॉर्ट हो जाता है. ओके. जैसे आज पेशेंट को कुछ फील हुआ है एंड लेट से कल और लेट से 2-3 दिन में वो मेरे पास आ रहा है एंड उसको रियल में कोई कैंसर है, तो ऑब्वियसली आई विल डू सम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन और उसको मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा. हो सकता है उसका डायग्नोसिस जो है मैं विद इन लेट से अगले 2-3 दिन में कर लेते हैं और फिर हम उसको ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो नेक्स्ट 2-3 डेज में हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. तो सिम्टम से लेके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में बहुत ही कम टाइम लगा है. ओके. तो एंड कैंसर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम कि जितना जल्दी कैंसर को हम डायग्नोस करके ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट भी उतना एग्रेसिव नहीं करना पड़ता और उसके परिणाम भी बहुत बेहतर होते हैं. कंपेयर करें अगर पेशेंट हमारे पास लेट आ रहा है, एडवांस डिजीज़ के साथ आ रहा है, तो उसमें ट्रीटमेंट जो है बहुत अग्रेसिव रूप से करना पड़ता है. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है, कीमो भी देनी पड़ती है, रेडिएशन भी देनी पड़ती है. और कुछ कुछ में इतना एडवांस हो जाता है कि जिसमें हम उसको क्योर नहीं कर सकते हैं. क्योर मीन्स टोटली हम ठीक नहीं कर सकते हैं, जस्ट हम उसका सिम्टम जो उसको कुछ तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको कम कर सकते हैं. बट कैंसर को हम बिल्कुल उसमें एकदम ठीक जड़ से ठीक नहीं कर पाते हैं अगर देरी से आते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि मरीज कब जाए एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास या एक स्पेशलिस्ट के, सुपर स्पेशलिस्ट के पास. तो बेसिकली एक है कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस जाए कि कैंसर के केसेस जो कि आज के डेट में काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो कैंसर के लक्षणों के बारे में उनको जागरूकता हो, पता हो, ताकि वो टाइम से एक क्वालिफाइड पर्सन ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सके. तो जो उनका डिजीज़ है वो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होके और स्टैंडर्ड तरीके से ट्रीटमेंट हो. पेशेंट नॉर्मली, बट ये प्रॉब्लम है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट और क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है. तो डेफिनेटली अगर पेरीफ्री में है, काफ़ी दूर दराज के गांव या शहर में कोई मरीज़ है, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं कि वो कुछ भी होगा जयपुर आएगा या लेट से दिल्ली जाएगा. वो अपने नियर बाई में ही जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलेगा. तो ऑब्वियसली अगर डॉक्टर को आइडिया है कुछ, उस बीमारी की समझ है, अब ज़रूरी नहीं है कि जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन को हर चीज़ का नॉलेज हो, है ना, क्योंकि उसका एक लिमिटेड स्टडी किया हुआ है, तो उसका एक फील्ड है. तो डेफिनेटली आउट ऑफ द फील्ड, अब जैसे मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, अगर मेरे पास कोई हार्ट पेशेंट आएगा तो डेफिनेटली आई कैन नॉट ट्रीट द बेस्ट वे. आई कैन जस्ट गिव सम मेडिकेशन, आई कैन जस्ट आस्क टू मीट ए कार्डियोलॉजिस्ट हु इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर ए कार्डियक डिजीज, राइट. द सेम वे, सो उनको अगर कुछ लगेगा तो दे विल इन्वेस्टिगेट, कुछ जांचें करेंगे, परीक्षण करेंगे. कुछ अगर उनको नहीं लगता है कि कैंसर है तो वो बेसिक ट्रीटमेंट करेंगे. फिर वो अगर ठीक हो जाएगा तो इट मीन्स इट वाज नॉट कैंसर. और अगर ठीक नहीं हो रहा है देन लेटर ऑन दे फील कि इट इज़ नॉट नॉर्मल डिजीज, इट इज़ लुकिंग लाइक ए कैंसर, देन दे विल आस्क टू मीट सम ऑन्कोलॉजिस्ट नियर बाय. तो दैट्स हाउ दे विल गो. तो हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट लेवल पे कैसे ये समझ हो कि वो डायरेक्टली अगर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कब जाएं, ताकि ये जो बीच का जो टाइम एक्स्ट्रा जो लग रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, डिजीज अगर कैंसर है प्रोग्रेस कर रही है, तो ये कैसे हम इसको गैप को कम कर सकते हैं. तो बेसिकली हर कैंसर के अलग अलग लक्षण हैं. तो हम इस पॉडकास्ट के जरिए उतना तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट लेट्स से कि हम कॉमन कैंसर की बात करते हैं. अब इंडिया में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पुरुषों में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर. और उसका रीजन है टोबैको. टोबैको इन एनी फॉर्म इज कैंसरस टू द बॉडी, ह्यूमन बॉडी. अब इंडिया में आप अगर रास्ते में निकल रहे हो, जा रहे हो, या बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, हर तीसरा चौथा आदमी मुंह में पान, गुटखा, सुपारी खाते हुए मिलेगा. हर चौथा पांचवा व्यक्ति बीड़ी सिगरेट का धूम्रपान करते हुए मिलेगा. तो ये पुरुषों में
सबसे जो मुख्य कैंसर का कारण है और सबसे मुख्य कैंसर पुरुषों में मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर। तो उसके लक्षण की अगर हम बात करें तो होता है मुंह में कोई घाव होना, और जो कि सामान्य इलाज से या अपने आप से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एक कैंसर रोग विशेषज्ञ से, स्पेसिफिकली कैंसर सर्जन से परामर्श लेना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको एक बायोप्सी की जांच होती है, जो कि कैंसर का डायग्नोसिस, निदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है, उसका सुझाव देते हैं। तो उसको करवाना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकलिटी हमने देखा है कि हमारे समाज में भ्रांति है, मिथ है कि बायोप्सी नहीं करवानी है, बायोप्सी करवाएंगे तो बीमारी और ज़्यादा फैल जाएगी। अच्छा। हाँ, ये फैक्ट है। अब होता क्या है, ये मिथ क्यों आया है, आई डोंट नो, बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम सीनियर्स एंड प्रैक्टिकलिटी व्हाट आई हैव सीन, क्या होता है कि एक तो जैसे आज बायोप्सी हुआ, अब बायोप्सी की रिपोर्ट आने में यूजुअली 3 से 5 दिन लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पेशेंट कुछ कारण से नहीं आ पाता है। एक तो दूरी होती है, क्योंकि कैंसर डॉक्टर और कैंसर सेंटर छोटी जगह में तो है नहीं, बड़े शहरों में है। तो वो दूरी, उसके दोबारा आना 4-5 दिन के बाद रिपोर्ट के साथ, कई बार होता है वो डिले कर देते हैं। कोई भी कारण से, फैमिली रीजन हो सकता है, पर्सनल रीजन हो सकता है, या दूरी आना जाना। दूसरा है कि रिपोर्ट आ गई है, वो कंसल्ट करने भी आ गए हैं, जब डॉक्टर उनको बोलता है आपको कैंसर है और इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, इलाज में इतना इतना हिस्सा काटना पड़ेगा, या लेट से कीमोथेरेपी का अगर है तो कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, अगर वो डॉक्टर समझा देता है उनको, तो वो बेसिकली थोड़ा सा ट्रीटमेंट से डर जाते हैं। साथ में कॉस्ट फैक्टर भी है, एक्सपेंसेस है, सर्जरी या कीमोथेरेपी, उसका जब वो बताते हैं डॉक्टर की इतना खर्चा आएगा एंड ऑल, तो ये फैक्टर हैं कि बहुत सारे पेशेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो फाइनेंस अपना सब पैसा अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। डर के मारे भी वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं नहीं मैं अभी नहीं कराऊंगा, ये हो जाएगा, मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा ऑपरेशन से, निशान आएगा, मेरी आवाज़ बदल जाएगी, मैं बोल नहीं पाऊंगा या अच्छे से खा नहीं पाऊंगा। तो ये सब डर हैं जिनके कारण वो इलाज कराने के लिए नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि फैलने की क्षमता होती है, एक हिस्से से दूसरे अंग में, दूसरे शरीर के कोई भी भाग में फैल सकती है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये अगर एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा चला जाता है, लेट से कि आज हमने बायोप्सी किया, 3 से 5 दिन बाद रिपोर्ट आई है और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको सर्जरी करानी है, तो कायदे से तो अब मेरे को नेक्स्ट वीक में उसका सर्जरी कर देना है, या लेट से कीमोथेरेपी होनी है तो वो भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जानी है। बट अगर ये फाइनेंशियली रीजन से या फिर डर के रीजन से पेशेंट इलाज के लिए नहीं आते हैं दोबारा, तो ये जो टाइम है इसमें बीमारी फैल रही होती है शरीर के दूसरे भागों में, ना कि एक्चुअली बायोप्सी करने से। बट होता क्या है कि जब फिर पेशेंट हमारे पास 4-5 महीने बाद आते हैं, जब बीमारी एडवांस हो गई होती है, जब उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि अब उनसे घर पे दर्द के मारे या घाव के चलते रहा नहीं जाता है, या घर वाले उनको फोर्स करते हैं, अरे बदबू आ रही है, घाव से खून निकल रहा है, या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ। तब वो जब हमारे पास 3-4 महीने बाद आते हैं, तो वो बीमारी जब हम जांच करते हैं देखते हैं कि अब वो काफ़ी फैल गई है। तो अब लोग बोलते हैं कि इसने बायोप्सी करवाई थी इसलिए फैल गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, थ्योरी है। बट रीजन मोटा जो बेसिकली मेरी समझ में है वो ये है कि पेशेंट जो है डर के मारे या फाइनेंस कॉस्ट के रिगार्डिंग वो डिले करते हैं इलाज स्टार्ट करने में। तो जो बायोप्सी की जांच और इलाज एक्चुअल स्टार्ट होने का जो टाइम पीरियड है वो मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम जब चला जाता है, बीमारी तो रुकती नहीं है, बीमारी तो अपनी प्रोग्रेस करेगी क्योंकि इसमें एक कैपेबिलिटी है, क्षमता है फैलने की। तो इस टाइम में वो एडवांस हो जाती है और वो इसको कोरिलेट करते हैं कि हमने बायोप्सी कराई इसलिए ये फैल गई, जबकि ऐसा नहीं है।
ये इसलिए है कि बायोप्सी तो करवाई पर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, आप 3-4 महीने कुछ भी नहीं किया, इसलिए बीमारी फैल गई, क्योंकि इसमें क्षमता है फैलने की। ओके। हम बात कर रहे थे लक्षण की, तो एक तो ये हो गया कि जो पेशेंट व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है और उसको मुंह में कोई घाव हो रहा है, छाले हो रहे हैं, जो कि सामान्य इलाज से या बिना इलाज से ठीक नहीं हो रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते हो गए फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो आपको एक कैंसर सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। ओके। और अगर वो बायोप्सी के लिए सुझाव देते हैं तो आपको बिल्कुल कराना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। सिमिलर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में सबसे मुख्य कैंसर आज की तारीख में है ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम उसके लक्षण की बात करें तो ब्रेस्ट में कोई भी गांठ, लम्प जो उनको पहले नहीं था अभी महसूस हो रहा है और जो कि धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा है, या निप्पल से कोई ब्लड या पानी जैसा पदार्थ निकल रहा है, या ब्रेस्ट के ऊपर, स्तन के ऊपर की जो चमड़ी है, स्किन है, उसमें कोई बदलाव आ रहा है, परतदार हो गई है, या लालीपन, रेडनेस आ गया है, या बगल में एक्जिला में कोई गांठ, लिम्फ नोड जो है बड़ा हो गया, जो गांठ के जैसे महसूस हो रहा है, ये ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य लक्षण होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, अच्छा, दूसरा जो ब्रेस्ट की, स्तन की कैंसर वाली गांठें होती हैं, मुख्यतः वो दर्द रहित होती हैं, उनमें पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है, नहीं दिखाना है, क्या करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो गांठ है बट उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग सोचते हैं कुछ नहीं है, क्या करना है। बट दर्द है तो वो हो सकता है कि गांठ नॉर्मल वाली गांठ है जिसमें कैंसर नहीं हो। कैंसर वाली अधिकतर ब्रेस्ट की गांठों में दर्द नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि ब्रेस्ट में गांठ है और स्पेसिफिकली जो कि टाइम के साथ उसमें बदलाव आ रहा है, बढ़ रहा है, निप्पल से कुछ पानी या ब्लड का निकलना, स्तन की स्किन, चमड़ी का लालीपन, रेडनेस आना या परतदार होना, बगल में कुछ गांठ का उत्पन्न होना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं। तो ऐसा कुछ अगर किसी महिला को है तो उनको अपने नज़दीकतम कैंसर सर्जन से परामर्श जरूर करना चाहिए। ये मुख्य कैंसर के बारे में ही हम पॉडकास्ट में चर्चा कर सकते हैं कि कब एक महिला को एक कैंसर सर्जन या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्टली जाना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि मोस्टली नॉर्मल गायनेकोलॉजी जो होती है, लेडी डॉक्टर जो हम बोलते हैं आम भाषा में, पेशेंट मोस्टली पहले अपने लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं। बट इंडिया में मोस्टली जो लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, दे मेनली डू ऑब्स्टेटिक वर्क, दैट इज डिलीवरी रिलेटेड वर्क, जिनको बेसिक गायनेकोलॉजिकल हम जो काम बोलते हैं, वर्क जो उनका होता है, एक्सपर्टीज होती है उनकी, वो रहती है। ब्रेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द गायनी डॉक्टर, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंसर specialist or cancer surgeon are male in India, and because of the being a female, they are more comfortable to consult with a gynae doctor. So when they consult with a gynae doctor and then they do basic investigation and all, so basically ऐसा नहीं है कि वो कैंसर सर्जन के पास या कैंसर सर्जन नहीं आएगा, ultimately they will refer to ये। बट देखा गया है कि मोस्टली इन मोस्ट केसेस थोड़ा सा टाइम और ये जो रेफरल है टू ए स्पेशलिस्ट कैंसर डॉक्टर, वो डिले हो जाता है। तो आवर मैसेज टू क्रिएट अवेयरनेस इज कि पेशेंट को अगर खुद को पता हो कि मुझे कैंसर सर्जन या कैंसर डॉक्टर के पास कब जाना है, तो दीज आर द बेसिक साइन सिम्टम जब उनको एक कैंसर स्पेशलिस्ट या कैंसर स्पेसिफिकली कैंसर सर्जन से जाके मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन एग्जामिन एंड दे कैन डू स्पेसिफिक टेस्ट, एंड इफ रिक्वायर्ड एक बायोप्सी की जांच की जा सकती है अगर लगता है कि इसमें कैंसर होने के संभावना है। तो सर सिर्फ ज़्यादा मेल ही क्यों है कैंसर स्पेशलिस्ट, कोई ऐसा रीज़न? सी no, so basically as I told you initially, cancer specialists are male, the surgeon, then medical oncology, then radiation oncology. So females are there, they are mainly into the non-surgical field, medical and the radiation. Surgical field is little tiresome job, or I would say hectic in general. So I don't know why, but
there are comparatively less women in the surgical field. अच्छा, okay. And precisely surgical oncology. Mhm. There are women in surgical oncology also, but they are comparatively less in number. तो सर ऐसा भी कोई एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा कि दूसरे डॉक्टर्स से पहले मिलते हैं लोग, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के उसमें हो या फिर और प्रोस्टेट कैंसर या जो भी कैंसर, तो ऐसा कोई आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें मतलब काफ़ी डिले हो गया और जब आपके पास पेशेंट आया तो मतलब बहुत बढ़ गया था कैंसर? Yes. So I have seen few, not many, but there was a cancer of penis. So somehow it was investigated by a surgeon, I guess, and then it was somehow not treated the way it should be treated. So that was advanced cancer. So if that case should be treated by as per the guidelines, ideally the chemotherapy should be given first, and then after that the surgery. But in that case, surgery was done first, अच्छा, and that was also not adequate surgery. That was inadequate. I would say that was not oncological surgery. That was normal surgery. So basically, there is difference between oncological surgery and the normal surgery. So that's how I was surgeon when I did my post graduation as a general surgery. Then later on I pursued super specialty in the surgical oncology. So the basically cancer surgery is different from the general surgery in terms of that we have to do radical surgery, radical resections. We have to do surgery of the disease part as well as the lymph node draining area of that particular organ or part. So in that case, the lymph node were not removed, and when they came to me, I evaluated thoroughly, I investigated further, and then I started on chemotherapy. And after that, I found that disease already spread to the bone. So now we cannot give cure to that patient. We can only give some palliative treatment to increase little bit life, months or let's say years, and somehow we can give some relief to the symptoms of pain or like that, but we cannot cure the disease. जस्ट बिकॉज उसने डिले कर दिया काफ़ी आने की। Yeah, because delay and the approach was not हाँ, मतलब as per the standard guidelines to treat that particular cancer. ओके। तो सर एक ट्रीटमेंट जो आप बार बार बता रहे हो, कीमोथेरेपी, एक्चुअल कीमोथेरेपी होता क्या है? Okay, so chemotherapy are basically drugs which are given mainly given through the IV lines, through the intravenous. In you have seen that bottles, they are called drips. So they are mixed into the bottle drips and given through our veins, intravenous. Nowadays there are few drugs which comes in tablet forms also. So chemotherapy in general, if you want to know, are basically drugs, medicine, which are given to a cancer patient to kill the cancer or to treat the cancer. ओके, And they are mainly into the liquid or injection form. Few chemotherapy nowadays are coming in tablet forms also. अच्छा, ओके ओके, वंडरफुल। तो ऐसे भी केस होते होंगे आपके पास, जैसे कि जिसको कैंसर नहीं है, ही और शी हैज़ अ ट्यूमर, पर उनको लग रहा है कि कैंसर है, Yeah. या फिर जिसको कैंसर है बट दे आर थिंकिंग कि ये ट्यूमर है। Yeah. So yes. So basically, tumor is one thing, and many people in layman or आम लोग जो है सुनते हैं कि यार उसको ट्यूमर हो गया, and they relate like कैंसर हो गया. So basically, ट्यूमर is a English word. हिंदी में उसका मतलब होता है गांठ या रसोली. ओके, So all tumors are not cancer. कैंसर का जो मोस्टली कैंसर का जो प्रेजेंटेशन है, जो लक्षण है, वो गांठ है, ट्यूमर के जैसे वो दिखते हैं. कैंसर जो मोस्टली है वो जब
पैदा उत्पन्न होते हैं कैंसर बॉडी में कहीं पे, तो मोस्टली कैंसर गांठ के रूप में दिखाई देते हैं, ट्यूमर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। बट ऑल द ट्यूमर्स इन जनरल आर नॉट कैंसरस। ठीक है, आई थिंक आई एम मेकिंग इट क्लियर। सो कैंसर मोस्टली जो सॉलिड कैंसर है दे अपीयर एज ट्यूमर, ठीक है, एज ए रसोली वो दिखते हैं। बट इन अदर वे ऑल जो बॉडी में हमारे जो ट्यूमर या कहीं पे कुछ हो रहा है दे आर नीड नॉट टू बी कैंसरस। ट्यूमर है, अब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, बायोप्सी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कंफर्म हो जाए ये कैंसर है, हो सकता है वो नॉर्मल भी हो। सो एक आम पब्लिक के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर कहीं उसको कोई गांठ है, रसौली है, यानी कि ट्यूमर है बॉडी में, तो उसको कैंसर है कि नहीं वो कैसे जाने। तो उसके लिए बेसिकली है कि कोई ऐसी शरीर में गांठ जो काफ़ी सालों से है और वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ओके, तो वो ज़्यादा चांस है कि नॉर्मल गांठ है। अच्छा, तो शरीर में बहुत सारी जगह चर्बी की गांठ बन जाती है, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइपोमा। वो नॉर्मल गांठें होती हैं जो चर्बी की गांठ बन जाती है। और भी कुछ ऐसी गांठें होती हैं जो कि स्वेलिंग या गांठ के जैसे उत्पन्न रहती हैं, पर वो काफ़ी टाइम से बॉडी में है, मरीज को पता है, तो दे आर मोस्ट लाइकली नॉन कैंसरस, उनमें कैंसर नहीं है। बट अगर वही पुरानी गांठ अभी कुछ दिनों से बढ़ रही है और काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है, अच्छा, ठीक है, या उनमें दर्द होने लगा है, पहले उनमें दर्द वगैरह है, कोई तकलीफ नहीं थी, अभी उनमें दर्द होने लगा है और जल्दी तेजी से बढ़ रही है, अब उनमें कैंसर होने का एक अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ लक्षण हो तो आपको अपने नज़दीकतम कैंसर सर्जन से, कैंसर स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। ओके। तो जैसे हमने बात की कि कैसे कैसे कैंसर हो सकता है, एक जैसे आपने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, राइट? Yes. जो उसके थ्रू ट्रीट करते हैं। नहीं, दैट इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो वो तो रेडिएशन के थ्रू ट्रीट करते हैं, तो क्या रेडिएशन के थ्रू कैंसर हो सकता है? जैसे कि आई वॉच्ड अ वीडियो समथिंग, ओके, उसमें बता रहे थे कि यू डोंट कीप योर फोन, ऐसे डायरेक्ट आप फोन को मत रखो, कीप इट इन अ बैग एंड देन कीप इट इन योर पॉकेट, तो ऐसे भी हो सकता है कैंसर? सो बेसिकली क्या है कि रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, इट इज़ राइट, बट हमारा जो फ़ोन वाला जो रेडिएशन है दैट इज़ वेरी डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। उससे आज की डेट में अगर मैं आपसे साइंटिफिकली बात करूं तो ऐसा कोई लिटरेचर या स्टडी प्रूवन नहीं है कि जो टेलीफोन वाला जो ये रेडिएशन हम बात कर रहे हैं उससे कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली जो जांच में, एक्सरे करने में, सीटी स्कैन करने में या रेडिएशन ट्रीटमेंट में जो हम देते हैं दैट इज कैंसरस आफ्टर ए स्पेसिफिक डोज टू द बॉडी। सो इसीलिए जो आप देखते हो कि सीटी स्कैन या एक्सरे, ऐसा नहीं है कि कोई भी जा रहा है डेली एक्सरे, ऐसा नहीं है, या जो रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो एक्सरे कर रहे हैं उनको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली दे आर कीपिंग सम प्रिकॉशंस। वो एक जो रेडियोग्राफर या रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट का जो चैम्बर होता है वो एक अलग से सेपरेट स्पेसिफिक वॉल वाला एक कमरा होता है जिसमें कि रेडिएशन की किरणें उसमें नहीं जाती हैं, या मरीज़ के पास जब जाते हैं तो एक लेड एप्रन पहनते हैं ताकि वो जो रेडिएशन है उनको नहीं आए। क्यों? क्योंकि मरीज़ का तो एक जांच है, ज़रूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो वो जो डोज जा रही है उससे कैंसर नहीं होता, बट अगर वो एक थ्रेशोल्ड लेवल है उससे अगर ज़्यादा जाएगा तो डेफिनेटली मे कॉज यू कैंसर। द सेम वे रेडिएशन हम जब पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उससे कैंसर होगा, हम तो ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, बट डेफिनेटली अगर सराउंडेड एरिया जो कि नॉर्मल एरिया है, अगर उसको भी कैंसर की जो रेडिएशन की किरणें जा रही हैं तो ऐसा नहीं कि उससे कैंसर हो जाएगा, बट यस डेफिनेटली ए स्लाइट रिस्क फ्यूचर में उसको कैंसर होने की तो हो जाती है। बेसिकली रेडिएशन जो हमारा जा रही है किरणें, वो आपके डीएनए को डैमेज करता है। तो कैंसर वाला एरिया को जब डैमेज करता है तो वो कैंसर वाली सेल्स का डीएनए सब डैमेज हो रहा है तो कैंसर ट्रीट हो जाएगा। बट अगर नॉर्मल सेल्स के
डीएनए जब डैमेज हो रहे हैं तो एक लिमिट तक रिपेयर हो जाते हैं, कैपेबिलिटी होती है डीएनए में कि उसको वो ऑटोमेटिकली ठीक कर लेते हैं। बट अगर कोई डीएनए अच्छे से रिपेयर नहीं हो पा रहा है कोई अदर कारण से, तब डेफिनेटली उसमें कैंसरस चेंजेस आने की संभावना एक रहती है। ओके, तो ये भी बता दीजिए कि हमारे जो डेली हैबिट्स है, जैसे कि वैसे तो यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती है कि टूथपेस्ट से भी कैंसर होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? तो ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स है जिससे कैंसर हो सकता है और वी शुड अवॉइड दैट? सो बेसिकली क्या है कि टूथपेस्ट में से कैंसर होता है एंड ऑल, सी इट्स नॉट कि ये टोटली गलत है और ये टोटली सही है। अच्छा। बेसिक आज की डेट में सी देर इज नथिंग इज कॉल्ड शुद्ध, ठीक है? तो हम जो भी खा रहे हैं, इवन वट एवर फूड वी आर ईटिंग, घर में आप देखो कि सबके घर में देख लो केचप है, सॉस है। आप घर में टमाटर लाके चटनी बनाओ या केचप बनाओ, आपका केचप 7 दिन 10 दिन के बाद खराब हो ही जाना है। एग्जैक्टली। और जो प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं मार्केट से, टेट्रा पैक या कैन में आ रहे हैं, उनको आप महीने रख लो, वो खराब नहीं होते हैं। सो देर इज सम केमिकल विच आर देयर इनसाइड देम टू कीप देम फ्रेश सो दैट दे डोंट गेट स्पॉइल, वो खराब नहीं हो, ठीक है? तो वो जो केमिकल्स हैं सभी चीज़ में है, तो वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बने। तो हमारी बॉडी उनको एक स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट में अगर ले रही है तो बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको वो फिल्टर आउट कर देती है, ठीक है? या उसको आप समझो कि बॉडी उसको सहन कर सकती है। बट अगर वही सेम केमिकल हम खाए जा रहे हैं जो बॉडी की कैपेसिटी से ऊपर जा रहे हैं तब फिर वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है? फिर वो आपके डीएनए को डैमेज कर सकता है, और वंस योर डीएनए आर डैमेज तो फिर आपको कैंसर होने की भी एक संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इन जनरल यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कुछ भी ले लो, जो किसान खेती भी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज 20 साल पहले कितना होता था, आज कितना हो रहा है, देख लो आप। तो ऐसा नहीं है कि वो पेस्टिसाइड कीड़ों को मार रहे हैं, वही पेस्टिसाइड का कुछ अमाउंट तो आपके जो अनाज है उसमें भी आ ही रहा है। वो अनाज तो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स ही खा रहे हैं ना, हम ही लोग खा रहे हैं। आप होटल्स में ले लो, सब चीज में केमिकल्स, एवरीथिंग इज मिक्स विद केमिकल। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ये खाऊंगा तो मुझे हो जाएगा बट डेफिनेटली अगर मैं सेम चीज को खाता जा रहा हूँ तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गुड फॉर मी, वो मुझे हार्म करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है कि ये केमिकल है, ये मेरी बॉडी के लिए है, मेरे लिए नहीं है, तो उसको वो फिल्टर आउट कर देगी, बाहर कर देगी बॉडी। बट अगर सेम चीज़ मैं डेली खाया जा रहा हूँ, सुबह शाम खाया जा रहा हूँ, तो वो मेरी बॉडी की जो फिल्टर कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर मेरे को हार्म करना स्टार्ट कर देगी। ओके ओके। एक एग्जांपल मैंने भी देखा, मतलब एक वीडियो देखा था जिसमें बता रहे थे कि इट्स फाउंड दैट जो एक बच्चा होता है छोटा, जन्मा हुआ ही बच्चा, वो जन्मते ही इज ईटिंग और ड्रिंकिंग माइक्रोप्लास्टिक्स बिकॉज जो माँ है शी हैज़ बीन ईटिंग एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो उसमें कहीं ना कहीं वो माइक्रोप्लास्टिक्स फूड में आ रहे हैं एंड दैट इज ट्रांसफर टू द ब्रेस्ट मिल्क, और वो बच्चे के बॉडी में जा रहा है जन्मते ही। सो कैन दैट बी अ रीज़न ऑल्सो, कैन माइक्रोप्लास्टिक्स बी अ रीज़न जिससे कैंसर हो सकता है? या सो सेम थिंग, जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है, सो माइक्रोप्लास्टिक केमिकल्स आर नॉट मेड फॉर ए ह्यूमन बॉडी टू ईट, राइट? तो एक बॉडी की कैपेसिटी है कि आप उतना झेल सकते हो, आपकी बॉडी आपको ठीक रखेगी। बट अगर सेम थिंग आप बार बार मतलब कंज्यूम करते रहोगे तो आपकी बॉडी उतना नहीं, उसको कैपेसिटी है कि उतना भी हैंडल कर सके। तो आपकी बॉडी की एक कैपेसिटी से जो ऊपर आप कंज्यूम करोगे कोई भी चीज़ को, तो वो आपको हार्म करेगी। ओके, तो क्या कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली क्या है कि आई वांट टू टेल यू, वन इज जेनेटिक, वन इज हेरेडिटरी, वन इज फैमिलियल। सो
सिमिलर से सुनने में वर्ड है, सुने होंगे स्कूल एजुकेशन में, बट दे आर नॉट सेम. अच्छा. यस. सो क्या होता है कि कैंसर इज बेसिकली जेनेटिक डिजीज, राइट? बट दैट डजंट मीन कि मेरे घर में तो किसी को था ही नहीं, मेरे को कैसे हो गया, कैसे जेनेटिक हो गया, डॉक्टर साहब कैसे बोल रहे हैं जेनेटिक है? मेरे घर में मेरे पापा को या दादा को किसी को तो था नहीं, मेरे को कैसे जेनेटिक बोल रहे हो आप? और अगर जेनेटिक है तो कहीं मेरे अगली पीढ़ी में तो नहीं हो जाएगा. सो बेसिकली जेनेटिक मीन्स इट इज़ ए डिजीज ऑफ जीन्स. इट इज़ रिलेटेड टू जीन्स, कि आपके जीन में कोई डिफेक्ट है और उसकी वजह से कैंसर बन रहा है. सो जो जीन में डिफेक्ट है वो हो सकता है आपकी पिछली पीढ़ी से आपको आया हो, आपके फादर या मदर से. हो सकता है आप ही के जीन में आया है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, केमिकल. ठीक है. तो अब वो अगर आप में ही आया है थ्रू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनकी वजह से, लेट से आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको चू करते हैं, है ना, तो वो आपके जीन को डैमेज कर रहा है और आपको कैंसर हो रहा है. बट आपके पहले वाली पीढ़ी में नहीं था, है ना. तो जीन जेनेटिक डिजीज बोलते हैं क्योंकि ये जीन से रिलेटेड है, जीन में प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली वो हमारे कैंसर बनाने में रोल उसका रहता है. अगर यही जीन वाला जो आपका डिफेक्ट जीन है ये आपको मिलता आपके पेरेंट्स से, ठीक है, और वो कैसे पता चलता कि उनको भी कुछ ना कुछ सिमिलर काइंड ऑफ कैंसर था. मैं जब आप कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो वी टेक हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट. तो हिस्ट्री जब लेते हैं तो पेशेंट से हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं. पर्सनल हिस्ट्री होती है कि आप क्या खाते हो, वेज नॉन वेज खाना खाते हो, तंबाकू या मदिरा या अल्कोहल ड्रिंक करते हो कि नहीं. तो ये सब क्योंकि इनका कैंसर बनाने में एक रोल होता है. अल्कोहल, टोबैको, रेड मीट जो है ये कहीं ना कहीं जाके कैंसर के लिए कारक है. तो ये हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से. फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं. फैमिली हिस्ट्री में पूछते हैं उनसे कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को कोई कैंसर का हिस्ट्री ऐसा है. तो जब पेशेंट बताता है कि जी हाँ मेरे फादर को सो एंड सो कैंसर था, देन वी लिंक दिस कैंसर टू पेरेंट्स कैंसर एंड देन हमारे नॉलेज से हम उसको सजेस्ट करते हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए. तो अगर उनके फादर को भी कोई जीन डिफेक्ट था, वही जीन डिफेक्ट आप में आ रहा है, देन हम इसको बोलते हैं हेरेडिटरी कैंसर. ओके. आपके पेरेंट्स को कोई कैंसर था, आपको कोई कैंसर या मतलब किसी के पेरेंट्स को कोई कैंसर था और बच्चों में कैंसर आया है. पेरेंट्स का हमने स्टडी किया, आपका स्टडी किया, जीन आर नॉट सेम. या हमको कोई ऐसा जीन मिल नहीं रहा है कि कैंसर करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर आ रहा है, बट कोई उसके लिए स्पेसिफिक जीन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं. उसको हम बोलते हैं फैमिलियल कैंसर. सो ऐसे कैंसर जो फैमिली में रन कर रहे हैं पर कोई पर्टिकुलर जीन उसके लिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज फैमिलियल. जब एक स्पेसिफिक जीन है जो कि एक स्पेसिफिक 2-3 टाइप के कैंसर करने में सक्षम है, वही कैंसर एक फैमिली में हो रहे हैं एक जीन की वजह से, दैट इज हेरेडिटरी. और एक पेशेंट है जिसको कैंसर हुआ है और उसको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, दैट इज इन जनरल वी कॉल कैंसर इज ए जेनेटिक डिजीज. अच्छा. ओके. तो क्या नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के कंपैरेटिव टू वेजिटेरियन? सो इट्स नॉट कि नॉन वेजिटेरियन हैव हायर रिस्क कंपेयर टू वेजिटेरियन इन टर्म्स ऑफ कैंसर, बट जो रेड मीट कंजप्शन है, हाई रेड मीट कंजप्शन इज ए रिस्क फैक्टर फॉर मैलिग्नेंसी. मेनली कोलोरेक्टल कैंसर जो हम बड़ी आंत बोलते हैं, उसका कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है, जो कि लाल मांस का ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़्यादा. इसका क्या रीज़न हो सकता है? सो रीजन जो थ्योरीज हैं, एक है कि उसको कुकिंग करने के लिए ज़्यादा आंच पे या ज़्यादा हीट पे पकाया जाता है, तो जिससे जो बर्निंग से हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं. सो
वो बॉडी में जाते हैं खाने के टाइम में। अच्छा। तो दैट इज़ वन थिंग। अनदर इज़ मोस्टली से रेड मीट वेस्टर्न कंट्रीज़ में खाया जाता है। तो जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उनमें, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं फॉर हायर प्रोडक्शन। So ultimately, that through the meat, that anabolic steroid is going to the eater's stomach also. So that's how these are the theories. They postulate that how red meat is related to colorectal cancer. ओके, अभी चलो अब स्टेप्स में लेट्स कैंसर को भी ठीक करते हैं, मतलब ठीक तो कैसे, बट ठीक है ना। तो पहला स्टेप होगा आई गेस डायग्नोसिस। यस, सो जब एक्सप्लेन दैट। पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, लेट से कोई आदमी है जिसको मुंह में घाव है और जो कि अपने लोकल आसपास के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, ठीक नहीं हो रहा है, 3-4 हफ्ते हो गए हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उससे ये पूछते हैं क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है। तो सो एंड सो वो सेम थिंग बताते हैं, सर घाव है और दवाई ली थी, इतने दिन हो गए, ठीक नहीं हो रहा है। तो अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग। तो इस हिस्ट्री में हम उसको अच्छे से जानना चाह रहे हैं कि ये घाव कितने दिन से है, इसमें घाव के साथ कुछ ब्लीडिंग, खून आता है कि नहीं घाव से, और इसमें दर्द है कि नहीं है, पस वगैरह आता है कि नहीं आ रहा है। और क्योंकि मुंह का घाव है, टोबैको की हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम कोई भी ऐसी एडिक्शन या हैबिट है जो कि जैसे कि अल्कोहल या टोबैको है, ये हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली की हिस्ट्री लेते हैं कि उसको कोई फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है कि नहीं है, और उसको अन्य कोई बीमारी कुछ नॉर्मल जैसे बीपी, शुगर, बीपी या डायबिटीज़ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हिस्ट्री के बाद हम कुछ माइंड में कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इसको ये संभावना है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। एंड जो एग्जामिनेशन का हमारा फोकस होता है वो होता है जिस एरिया जो हमारा मेन प्रॉब्लम वाला है। तो अभी हमारे इस जैसे एग्जांपल केस में मुंह में घाव है, तो मुंह ओरल कैविटी का, मुंह का अच्छे से हम उसका टॉर्च के माध्यम से अच्छे से परीक्षण करते हैं, घाव को देखते हैं, उसका जो मुंह की हड्डी है, जबड़ा है, उससे कितना क्या संबंध है, मुंह कैसा खुल रहा है, उसके अलावा कोई अन्य घाव या कोई अन्य पैच तो नहीं है, दांतों की कंडीशन कैसी है। जैसे मैंने बताया कि कैंसर फैलने की क्षमता रखता है, तो जो सबसे पहले कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है वो लिम्फ नोड के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू लिम्फ नोड में जाता है। बेसिकली लिम्फ नोड हमारे बॉडी में होते हैं, तो मुंह के जो कैंसर के लिम्फ नोड आते हैं वो गले में हमारे जाते हैं, जिनको बोलते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो हम गले का भी परीक्षण साथ में करते हैं कि कोई लिम्फ नोड स्वेलिंग, गांठ हमें महसूस हो रही है कि नहीं। साथ में हम गाल की जो हमारे फेस की स्किन है, चमड़ी, उसको भी देखते हैं कि वो कैसी है, कहीं बीमारी चमड़ी की तरफ बाहर तो नहीं आ रहा है, चमड़ी उसमें इन्वॉल्व की है कि नहीं की है। और इसके अलावा हम पूरे शरीर का भी एग्जामिन करते हैं, बट मेन फोकस जो एरिया कंसर्न है उस पर हम रखते हैं। ये सब होने के बाद में जब हमें एक संभावना लगती है कि ये कैंसर हो सकता है, कंसिडरिंग द टोबैको हैबिट एंड नॉन हीलिंग अल्सर, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कुछ इमेजिंग इन द फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन और बायोप्सी के बारे में। और जब बायोप्सी एक ऐसी जांच है जिसमें ही कैंसर प्रमाणित हो सकता है। जब तक हमारे पास बायोप्सी की जांच में कैंसर प्रमाणित नहीं होता है, तब तक हम कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इलाज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब एक बार बायोप्सी की रिजल्ट आ जाते हैं, इमेजिंग सीटी स्कैन वगैरह रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद हम पेशेंट को समझाते हैं, बताते हैं कि आपको कैंसर आया है और ये इस स्टेज में है और इसका ट्रीटमेंट हम इस प्रकार से करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। तो मुख्यतः अगर सर्जरी कर सकते हैं जिसमें कि हम पूरी बीमारी अच्छे से सर्जरी द्वारा निकाल सकते हैं, तो मुंह के कैंसर में सामान्यतः सबसे पहले सर्जरी की जाती है।
और सर्जरी होने के बाद में जो हम सर्जरी द्वारा पार्ट एरिया निकाल रहे हैं उसको हम एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजते हैं, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसकी रिपोर्ट लगभग 7 से 10 दिन में आती आती है। वो रिपोर्ट को हम देखते हैं, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं और उससे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कैंसर के लिए और भी कुछ इसमें ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है कि नहीं। जैसे अगर अर्ली स्टेज हो तो उसमें और कुछ ख़राब फैक्टर नहीं आता है रिपोर्ट में, तो सामान्यतः है मरीज़ को और कुछ इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी एडवांस स्टेज हो गया है और कुछ फैक्टर भी ऐसा लग रहे हैं कि ये कैंसर थोड़ा अग्रेसिव नेचर का है, तो उनको हम रेडिएशन या कीमो रेडिएशन की बारे में सुझाव देते हैं। ये होने के बाद में जब पेशेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉलोअप। क्योंकि कैंसर मैंने आपको बताया एक जेनेटिक इशू है, और जब एक पेशेंट को हुआ है तो उसको फ्यूचर में सेम कैंसर या दूसरा कोई कैंसर होने की एक थोड़ी संभावना सामान्य से ज़्यादा होती है। तो फॉलोअप का मेन प्रिंसिपल यही है कि अगर हम कुछ भी डिजीज़ जितना जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसका इलाज उतना अग्रेसिव नहीं करना पड़ता है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो फॉलोअप में हम पेशेंट को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से बुलाते हैं हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर से, सो दैट वो आता रहे और हम परीक्षण करें और अगर आवश्यकता हो तो कोई अलग से टेस्ट भी करके देखते हैं। तो लोग फॉलोअप करते हैं? हाँ, तो ये बहुत इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो पेशेंट इलाज जो करवा रहे हैं वो एक क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट से करवाएं, ताकि उनको बेनिफिट जो है फुल मिल सके। क्योंकि आई बिलीव एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो साइंटिफिकली दैट ट्रीटमेंट कैंसर का अगर आप एक क्वालिफाइड पर्सन से करवा रहे हैं विस अगर आप एक नॉन क्वालिफाइड पर्सन से कैंसर का इलाज करा रहे हैं, रिजल्ट्स आर वेरी डिफरेंट बिकॉज one who has studied the oncology person knows the best about the oncology, about the cancer, so he will guide you the best way. Okay. So follow up is the most important thing after treatment once patient has been treated for the cancer, because cancer disease may come back, the same disease or the different disease. So जितना जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट हमको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं करना पड़ता है और रिजल्ट भी हमारे अच्छे रहते हैं। ओके। तो सर जब कैंसर हो गया, मतलब कि आपने डायग्नोस कर लिया और पता चल गया कि हाँ भाई इसको कैंसर तो है, तो आप कैसे बताते हो? लाइक बिकॉज कैंसर एक वर्ड ही ऐसा जैसे सुन के ही आदमी घबरा जाता है, तो रिएक्शंस क्या होते हैं लोगों के? सो वंस somebody has get qualification of oncology, so they have spent a lot of time in oncological ward, in OPD with the patient, with their families. So we know how to tackle this issue because patient himself and their families, उनके परिवार वाले सब घबरा जाते हैं कि रे कैंसर है। बिकॉज जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कैंसर नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि अब ये मरने वाला है, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही दिन इनके पास बचे हैं, जो कि एक्चुअली सही नहीं है। तो पेशेंट के अटेंडेंट को पेशेंट को हम समझाते हैं, काउंसिल करते हैं कि आपकी स्टेज अभी अर्ली स्टेज है और इसमें अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से ये इलाज करेंगे तो आपके क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और क्योर मीन्स कि आप कैंसर से मुक्त हो, जैसे आप पहले थे वैसे ही नॉर्मल विदाउट कैंसर हो। आपका कैंसर हुआ था जो कि ठीक हो चुका है और अब आपको कैंसर नहीं है, तो आप जैसे पहले अपना जीवन यापन कर रहे थे वैसे ही आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं, आई नो देम, जो हमारे पास अभी भी फॉलो में आ रहे हैं 20 साल के बाद भी। हमने उनको ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि आप कैंसर फ्री हो, आपको ऐसा फॉलो में अब आने की ज़रूरत नहीं है, बट दे somehow find time to get consultation and they just come, not quickly but at least once in a year or once in 2 year they come. ओके।
तो मतलब मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड जब आप वर्ड सुनते हो कैंसर, तो एक फ्रेंड रिप्लाइड कि ना मेरे को फोर्थ स्टेज कैंसर हो जाए, ऐसा मजाक मजाक में। ओके, तो एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ कैंसर। यस। सो यस, ये भी ज़रूरी है। बहुत सारे जैसे पेशेंट्स को जब पता चल जाता है कैंसर, तो पेशेंट और उनके घर वाले यही पूछते हैं, सर क्या स्टेज है। सो स्टेजिंग इन जनरल मोस्ट कैंसर्स को हम स्टेज 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4 में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 का मतलब है कि कोई कैंसर है जो जहाँ स्टार्ट हुआ है बॉडी के किसी अंग में, हिस्से में, वो उसी हिस्से में है, एक ही जगह पे है और बहुत छोटी है। 2 में है कि कैंसर जिस अंग से या जिस भाग से स्टार्ट हुआ है वहीं पे है, बट साइज में आसपास के एरिया में थोड़ा बढ़ गया है। स्टेज 3 है कि कैंसर बढ़ भी गया है, साथ साथ में जो इसके आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें चला गया है। और स्टेज 4 होता है कि वो कैंसर जहाँ स्टार्ट हुआ उसके अलावा वो कहीं दूसरे बॉडी के हिस्से में चला गया। अगर मैं उदाहरण लूँ एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर का, तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में 2 सेंटीमीटर की गांठ अगर है या उससे कम है, और कोई गांठ बगल में या स्किन नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्टेज 1 हो गया। स्टेज 2 में 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ है, पहले से बढ़ गई है, साइज में थोड़ी बड़ी है, बट और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बगल में कोई गांठ नहीं है और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, तो वो स्टेज 2 हो गया। नहीं, ये नहीं, ये तो कट करना पड़ेगा, सॉरी। सो बेसिकली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल लेके समझाऊं, तो ये समझिए कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है जो अभी सिर्फ ब्रेस्ट में है, बगल में नहीं पहुंची है और साइज में भी काफ़ी छोटी है। और वही गांठ पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है और बगल में पहुंच भी गई है या नहीं पहुंची है, वो स्टेज 2 हो गई। स्टेज 3 में बेसिकली गांठ काफ़ी बड़ी हो गई है, जो ब्रेस्ट की चमड़ी है उसको भी इन्वॉल्व कर लिया है, बगल में भी गांठें हैं और वो भी काफ़ी हैं, बड़ी हो गई हैं, तो ये स्टेज 3 हो गया। और एक है कि ब्रेस्ट में भी गांठ है, साथ में शरीर के किसी अन्य भाग में, जैसे कि छाती में, लंग्स में, या लीवर में या हड्डियों में चला गया। तो ब्रेस्ट का कैंसर ब्रेस्ट के अलावा बॉडी के किसी दूसरे अंग में चला गया, वो स्टेज 4 हो गया। तो ऐसे हम स्टेज 1 से 4 में डिवाइड करते हैं। स्टेज 4 बेसिकली हम आम भाषा में लास्ट स्टेज का कैंसर बोलते हैं। मुख्यतया मोस्टली कैंसर में जो स्टेज 4 कैंसर है उसमें आज के टाइम में हमारे पास क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, बट देयर आर ट्रीटमेंट फॉर स्टेज 4 यानी कि लास्ट स्टेज कैंसर का भी ट्रीटमेंट है। बट उससे ये है कि हम पेशेंट को एक तो लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, दूसरा पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं, किसी को दर्द है या भूख नहीं लगना, इन चीज़ों में जो भी उसके लक्षण हैं उनसे हम उसको थोड़ा आराम दिलवा सकते हैं, निजात दिला सकते हैं। बट एकदम हम कैंसर को जो क्योर करने की बात करते हैं कि हम एकदम कैंसर को पेशेंट को कैंसर से मुक्त कर देंगे, कैंसर ठीक कर देंगे, वो संभवतः आज की तारीख में हम स्टेज 4 में मोस्टली कैंसर में नहीं है। स्टेज 1 तो अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है आम पब्लिक के लिए वो ये है कि स्टेज जितना कम है उतना ही ट्रीटमेंट कम करना पड़ता है और उसके परिणाम उतने ही अच्छे होते हैं। तो जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास आता है प्रॉब्लम लेके, उतना ही उसका स्टेज जो है कम होने की संभावना होती है। सपोज करो कि एक लेडी है जिसको एक गांठ कल फील हुई है, छोटी गांठ है, और ऐसा तो है नहीं कि 10 सेंटीमीटर की गांठ आज ही फील होगी, पहले तो कभी ना कभी तो छोटी गांठ होगी तभी फील होगी, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होगी। तो जब छोटी थी तभी वो हमारे पास आ गई, हमने चेक किया और पता चला इसमें कैंसर है, तो मोस्ट लाइकली वो स्टेज 1 में है अभी। तो एक तो हमको उसका इलाज भी कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा उसके क्योर होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 95% के आसपास चले जाएंगे। हाँ, सेम ऐसे ही स्टेज 2 होगा तो भी हमको
इलाज कम करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छे होंगे। तो स्टेज 1, 2, 3 में मोस्टली हम पेशेंट को क्योर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, है ना। बट अगर स्टेज 4 हो जाता है तो हम ट्रीट तो कर सकते हैं पेशेंट को, ऐसा नहीं कि ट्रीट ही नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट होता है, करना चाहिए, पेशेंट को करवाना भी चाहिए लास्ट स्टेज में भी। उसके फ़ायदे हैं कि लाइफ हम थोड़ी एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम हो रही है उनसे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये है स्टेजेस के बारे में। ओके, तो कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स में कैंसर होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने कहा ओरल कैंसर होने के लिए जैसे कोई टोबैको खा रहा है या फिर ड्रिंकिंग या फिर अन्य कोई रीज़न होते हैं, तो वैसे कौन कौन से ऑर्गन्स में कैंसर्स हो सकते हैं और क्या क्या रीज़न है? सो ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में, बॉडी के कोई भी अंग में, कोई भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। अच्छा, कहीं भी? कहीं पे भी। आप स्कैल्प की स्किन से लेके हेयर फॉलिकल की रूट से लेके ग्रेड टो नीचे पाँव की चमड़ी तक चले जाओ, पूरे शरीर में कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ऑर्गन या अंग में ही कैंसर होता है, कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। मैंने आपको बताया था ये एक जेनेटिक डिजीज है। तो जीन तो बॉडी में सभी जगह है, आपकी सेल है, कोशिका है, सेल है, तो उसमें डीएनए है, जीन है, तो कहीं पे भी आपको कैंसर हो सकता है। सो रीजन में यह है कि हम आपको जो बताया कि एक होता है हेरिडिटरी कैंसर, जो कि अगर आपके पिछली पीढ़ी में कुछ इश्यूज था, जीन में डिफेक्ट था, तो जीन को तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और वो जीन अगर पास होके आपकी जनरेशन पीढ़ी में आया है तो वो आपको भी होने के एक चांसेस है। तो एक तो हो गया हेरिडिटरी कैंसर। हालांकि हेरिडिटरी कैंसर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर हम ओवरऑल बात करें परसेंटेज में, तो 5 to 10% केसेज ही हैं जो हेरिडिटरी कैंसर होती हैं, जो कि पिछली पीढ़ी से आगे जाते हैं। बट अदरवाइज 90% कैंसर आर नॉन हेरिडिटरी, उनका पिछली पीढ़ी से या फैमिली हिस्ट्री से ज़्यादा रिलेशन नहीं है। उसमें यह है कि एक तो है कि जो भी बुरी आदतें हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन करना। फिर दूसरा है लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होना, हेल्दी लाइफस्टाइल न होना। तो आप जैसे जानते हो कि पुराने टाइम में लोग जैसे टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, और अपना रूटीन लाइफ जो वर्क है वो करना, ये एक सिंपल नॉर्मल लाइफ। अगर अब आज के टाइम में बात करें तो एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ ज़्यादा है, सीडेंट्री लाइफ भी काफ़ी लोगों में है, तो उससे बॉडी का जो हमारा हार्मोनल लेवल है वो चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे इंडिया में ब्रेस्ट कॉमन सबसे कॉमन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो एक है कि जैसे पहले जो विमेन में मैरिज की एज थी वो एवरेज आप ले लो तो 25 से पहले लड़कियों की शादी हो जाती थी। और अगर आप आज अर्बन इंडिया की बात करो तो एवरेज आई थिंक 30 के बाद में शादियाँ हो रही है। तो मोस्टली बिकॉज पहले एजुकेशन का लेवल उतना नहीं था, तो पढ़ाई भी उतनी नहीं करती थी, लड़कियों को उतना पढ़ाया भी नहीं जाता था। अभी इक्वलिटी का टाइम है जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों ही इक्वली पढ़ रही हैं। तो अब कोई अगर स्टडीज़ में अपना कैरियर में पढ़ाई के लिए 28-30 तक लेके जा रहे हैं, फिर लेट शादी हो रही है, देन दे डोंट वांट टू give birth to a child at just after completion of education and marriage. They want to settle in their career also. So उससे बेसिकली क्या है कि एक तो जो फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी है वो आपका डिले हो रहा है, एंड ओवरऑल डिले से फर्टिलिटी इश्यूज भी आते हैं, और फर्टिलिटी इश्यूज से भी फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इज गेटिंग डिलेड। सो ये दीज आर द फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रिस्क फैक्टर है, कारण है, वो यही है कि फर्स्ट चाइल्ड बर्थ अगर 35 से बाद 35 एज के बाद होता है तो इट इज़ ए रिस्क फैक्टर, स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। डेफिनेटली जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर घर में मदर या मदर की बहन, मदर नानी, मतलब किसी को अगर हुआ है या सिस्टर को है, तो एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है उसके लिए कैंसर होने के लिए। और अल्कोहल का सेवन भी कुछ हद तक
कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कारण है। और बहुत सारी जैसे अर्बन आप सिटीज़ में या कंट्रीज़ में देखो तो जो नाइट शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं उनसे भी हार्मोनल चेंजेस होने की एक संभावना होती है, एंड हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो दीज आर इन जनरल रिस्क फैक्टर और कारण जिनसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओके, आपने एक केस स्टडी बताई थी शायद एंजेलिना जोली के बारे में। आई Yes. थिंक वो शेयर करो। हाँ, सो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है और उसको पता चला है कि मेरे फैमिली में ऐसे से कैंसर चला आ रहा है, तो मेरे को भी क्या कैंसर हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो मैं इससे बच सकता हूँ कि नहीं, कैसे बच सकता हूँ। तो कुछ हेरिडिटरी कैंसर हैं जिनके लिए हम प्रिकॉशनरी प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम, जैसे आपने एंजेलिना जोली का लिया, जैसे उन्होंने प्रोफाइलेक्टिक दोनों ब्रेस्ट निकलवा लिए, तो अगर किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है जिसका कि एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे जीन है ब्राका जीन BRCA1 एंड 2, तो अगर किसी को कुछ प्रूवन जेनेटिक डिजीज़ कैंसर वाली है जिसमें कि कोई जीन डिफेक्ट पता है, तो हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, और काउंसल के बाद उसका एक जेनेटिक टेस्ट होता है वो करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग रिस्क है कि उसको आगे चलकर ओवरी या जो जीन से रिलेटेड और अन्य कैंसर जैसे कि ओवरी का, पेनक्रियाज का, ये सब कैंसर होने की एक संभावना है। तो हम उसको सलाह देते हैं कि दोनों ब्रेस्ट को पहले ही निकलवा सकती हैं प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। प्रोफाइलेक्टिक का मीन्स जब उसको कोई बीमारी नहीं है एक्चुअली उसमें, पर हम फिर भी उसका इलाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है कि उसको आगे जाके कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जब कैंसर हो जाएगा तो कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये सब। बट अब जब कैंसर नहीं है तो सिर्फ हम सर्जरी करके जो ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उसको निकाल सकते हैं। चमड़ी, स्किन को निकालना आवश्यक नहीं है। और चमड़ी के बचने से फ़ायदा यह है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी के मांस से, टिश्यू से या इम्प्लांट की सहायता से हम ब्रेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो साइकोलॉजिकली पेशेंट को जो है सेटिस्फेक्शन है कि उसको बॉडी में ब्रेस्ट है। बट जो कैंसर वाले जो टिश्यू होते हैं जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर संभावना होती है बनने की, उनको हम निकाल लेते हैं। सेम वे ब्रेस्ट कैंसर जिस जीन से होता है उसी जीन से ओवरी कैंसर का भी लिंक है। तो हम उसको सलाह देते हैं कि आप जब फैमिली कंप्लीट कर लो, आपके बच्चे हो जाएं, उसके बाद हम आपको प्रोफाइलेक्टिक ओवरी भी हम निकालने के लिए हम उसको सुझाव देते हैं, ताकि वो ओवरी की कैंसर से भी बच पाए। तो बेसिकली हेरिडिटरी कैंसर में वो ऑर्गन जिसका कि बहुत बॉडी में यूज नहीं है, जिनके बिना बॉडी की मतलब कोई बहुत ज़्यादा डेली रूटीन, डेली लाइफ जीवन पे अफेक्ट नहीं आता है, और एक टाइम के बाद अगर किस स्पेसिफिक ऑर्गन का यूज नहीं है, उनको हम प्रोफाइलेक्टिकली भी निकाल सकते हैं, ताकि हम उसको उस अंग के कैंसर से बचा सकें। और प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? सो प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली क्या है कि एक ओल्ड एज का डिजीज़ है। नॉर्मली यह कैंसर 55 की उम्र के बाद होता है। प्रोस्टेट हमारे एक शरीर में ग्लैंड होती है। बेसिक ये एक मनुष्य आदमी में ही होती है, महिलाओं में ये ग्लैंड नहीं होती है। हमारा जो पेशाब का रास्ता है, उस रास्ते के ये बीच में पीछे एक ग्लैंड होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और इसका कैंसर मुख्यतः 50-55 की उम्र के बाद होता है। कारण अगर हम बात करें तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है कि ये कारण से प्रोस्टेट कैंसर होता है। जैसे हम मुंह की कैंसर की बात कर रहे थे कि टोबैको वाले, टोबैको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है कि जो तंबाकू किसी भी रूप में सेवन करता है उसको मुंह का कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
ऐसे कोई प्रूवन ऐसा कुछ ये एक सिंगल रिस्क फैक्टर नहीं है कि हम इसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होता है। बहुत सारे फैक्टर हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जिसमें हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होता है। और प्रोस्टेट कैंसर क्योंकि एक ओल्ड एज का बीमारी है, कैंसर 55 के बाद आता है, तो ज़्यादातर मरीज़ को हम देखते हैं कि कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं। अर्ली स्टेज में कोई ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं। तो मोस्टली जो पेशेंट सिम्टम लेके जब आते हैं और हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो देखा जाता है कि मोस्टली पेशेंट को ऑलरेडी स्टेज 4 में है, बीमारी काफ़ी फैल गई है। क्योंकि अर्ली स्टेज में ज़्यादातर पुरुषों में कैंसर रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं होते। इसमें अगर ग्लैंड बढ़ गई है काफ़ी तो पुरुषों में पेशाब की रुकावट संबंधी या पेशाब करने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर मरीज़ एजुकेटेड है या उसको लगता है कि कुछ इश्यू हो सकता है, वो टाइम से अगर आ जाते हैं, पेशाब की रुकावट या पेशाब में ब्लड आना, पेशाब का रुकना, और अगर उसको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर देख के लगता है इसको कैंसर के हिसाब से भी हमको जांच करना चाहिए, देखना चाहिए, तो अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बट ज़्यादातर पुरुष ये है कि या तो उनको कोई ज़्यादा लक्षण प्रॉब्लम होती नहीं है इनिशियली, और अगर थोड़ी बहुत कुछ सिम्टम होती हैं तो वो लोकल में डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे यूरिन की जो इश्यूज होती हैं उनमें तो उनको आराम मिल जाता है। बट कैंसर की जो बीमारी है वो अनडायग्नोज ही रहती है और टाइम के साथ वो स्प्रेड कर रही होती है। तो जब डिजीज स्प्रेड कर जाती है फिर उनको जैसे ये रीढ़ की हड्डी में स्प्रेड करती है तो बैक में पेन होना, ये सब दर्द, बैक में पेन होना या पेशाब की दिक्कत इतनी ज़्यादा कि वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, तब फिर वो जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और जांच परीक्षण के बाद पता चलता है कि ऑलरेडी स्टेज 4 में होंगे। पर फिर भी प्रोस्टेट कैंसर ओवरऑल माइल्ड वेराइटी का कैंसर होता है, जिसमें कि इवन लास्ट स्टेज कैंसर में भी पेशेंट को हम अगर ट्रीट करते हैं तो लॉन्गेविटी जो लाइफ है वो काफ़ी ठीक रहती है। यंग लोगों में नहीं होती? नहीं, प्रोस्टेट कैंसर वेरी रेयर टू फाइंड इन यंग पीपल, दो देर आर फ्यू रिपोर्टेड केसेस जहाँ पे बहुत यंग में भी प्रोस्टेट कैंसर मिला है, बट जनरली सामान्यतः अगर हम बात करें तो 50-55 की उम्र के बाद ही ये कैंसर होता है। तो जब एक पेशेंट को कैंसर होता है और उसको पता चल गया है कि मेरे को कैंसर है, अमूमन तो शायद बताया नहीं जाता है पेशेंट को कि उसको कैंसर है, तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना होता है और क्या विल पावर या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से हीलिंग में कोई हेल्प मिलती है कैंसर में? डेफिनेटली जब पेशेंट को पता चलता है कि उसको कैंसर है तो बीइंग क्लिनिशियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ हम उसको मेंटली साइकोलॉजिकली साउंड रखें। ये दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर जब तक मरीज़ मेंटली साइकोलॉजिकली अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो अपना ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से नहीं करवा पाएगा। तो जो आपने बोला है कि ये हेल्प करता है, डेफिनेटली एक तो ये कि ये अगर वो पेशेंट जब मेंटली साइकोलॉजिकली ठीक रहता है तभी वो ट्रीटमेंट ले पाता है, और ट्रीटमेंट ले पाता है और साथ साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बोला है इलाज लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो डेफिनेटली आपका जो बॉडी का एक थॉट प्रोसेस थ्रू आउट आपके माइंड में है कि वन डे आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं कैंसर से मुक्त हो जाऊंगा। तो आपका जो बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है एंड स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स है वो आपके बैलेंस रहते हैं। दो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है स्ट्रेस एज ए रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इट कॉजेज कैंसर बिकॉज ऑफ द डिसबैलेंस ऑफ द हार्मोन, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो अगर आप मेंटली साइकोलॉजिकली साउंड है, अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो आप ट्रीटमेंट लेने में हिचकिचाते नहीं है। क्योंकि जो भी कैंसर का आप ट्रीटमेंट लें, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे कीमोथेरेपी हो,
पेशेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा आई वुड से हिला देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी रेडिकल होती है, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, रेडिएशन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो पेशेंट कहीं ना कहीं आज के टाइम में इंटरनेट से या किसी जान पहचान के व्यक्ति से सुन तो लेता है, समझ तो लेता है कि ये होना है, साइड इफ़ेक्ट होना है। तो बहुत सारे मरीज डर जाते हैं, तो वो इलाज करवाने से डरता है कि नहीं यार मैं तो कीमो से परेशान हो जाऊंगा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं नहीं सर कीमो हमें नहीं लेनी है, हमारे किसी नॉन को कुछ हुआ था, उन्होंने कीमो लिया और वो तो बिल्कुल ही ये हो गए, बेड पे हो गए, उल्टियाँ आई, ये वो। तो कीमो के डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत सारी कीमो में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, किसी में कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट है, किसी का कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट है। पर जब आपका एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कीमो दे रहे हैं तो उनको पता रहता है कि ये दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है, तो वो कुछ हद तक उनको जितना कम कर सकते हैं उसके लिए वो दवाइयाँ देते हैं। जैसे मान लो कि किसी कीमोथेरेपी से पता है कि उल्टियाँ वॉमिटिंग ज़्यादा होनी है, तो हम उसके लिए ऑलरेडी उसको पहले से ऐसी दवाइयाँ साथ में देते हैं ताकि वो साइड इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा ना हो, वो साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए, उल्टियाँ ज़्यादा ना आए, कंट्रोल में रहे। तो पेशेंट अगर मेंटली स्ट्रांग है कि मेरे को ठीक होना है और डॉक्टर साहब ने बोला मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ट्रीटमेंट लेने आएगा, वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करेगा। और दूसरा, मेंटली उसको दिमाग में है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उससे जो अननेसेसरी का एक जो स्ट्रेस फैक्टर है वो भी नहीं रहता है। तो उसका जो बॉडी का नॉर्मली हार्मोनल लेवल है, दे आर बैलेंस्ड, तो दे समहाउ हेल्प टू कंट्रोल ओवर द कैंसर ऑल्सो। बिकॉज कहीं ना कहीं डिसबैलेंस इन द बॉडीज हार्मोन आर रिलेटेड विद अवर मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग, एंड देन डायरेक्टली दे डोंट कॉज कैंसर, बट समहाउ आपकी बॉडी का जो एक इन जनरल इम्यून सिस्टम को डाउन रख देते हैं, कर देते हैं। अच्छा। तो समहाउ इनडायरेक्टली दे कॉज कैंसर। तो जो आपने पूछा, यस इट इज़ वेरी गुड टू हैव साइकोलॉजिकली मेंटली साउंड विल पावर अच्छा होना चाहिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प टू ए कैंसर पेशेंट। ओके, तो एज अ सर्जियन और खासकर एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट आप मतलब डेथ को एज अ डॉक्टर कैसे देखते हैं? मतलब कि यू लिसन अबाउट डेथ और आप तो सामने देखते भी होंगे, लाइक पेशेंट्स जब कैंसर पेशेंट्स डाई फोर्थ स्टेज के एंड में, तो हाउ डू यू सी डेथ? हाउ आई सी दैट, सो बेसिकली इसमें ऐसा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट सी कैंसर इज नॉट लाइक कि पेशेंट आज डायग्नोस हुआ एंड कल मर जाएगा। सो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। सो व्हेन वी नो like patient is having so and so cancer and so let's say fourth stage, so we know that this much time he or she will have, and by giving this kind of treatment I will expand this time to let's say 6 months more and all. But I know that because of this cancer more or less by this time he will depart from this place. So हम ग्रेजुअली फैमिली को काउंसल करते रहते हैं, अच्छा। सो दैट दे डोंट गेट ए सडन ट्रॉमा, एंड ग्रेजुअली दे आर ऑल्सो इन एक्सेप्टेंस मोड। यस वी आर डॉक्टर इज ट्राइंग एंड आवर फैमिली पर्सन द पेशेंट will not be for so and so longer period with us. So gradually they also, the body, the mind get adapted to receive that trauma. That patient is there with us for so and so limited time. Doctor is trying their best to expand that time. So sudden trauma is not there. So somehow they know it. Okay. We directly don't tell patient that you will have this much of time, but we counsel the family in these cases. So लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिकॉशंस बता दीजिए कि कैंसर से कैसे बचा जाए, और इसमें इंक्लूड दैट स्क्रीनिंग पार्ट, एक जिससे हम अर्ली स्टेज में ही कैंसर से बच सकते हैं। Yes. So
बचने के लिए एक तो है कि जो भी इन जनरल सबको मोस्टली अडल्टहुड में पता है कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड. You know, alcohol is not good in general. Moderate amount is okay. The same way tobacco is not good for health in any form. Sleeping for less than expected time is not good, है ना. एक नॉर्मल आदमी को कम से कम 6 से 7 घंटा रात में सोना चाहिए. तो इन जनरल दीज जो अच्छी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए बचने के लिए. ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, ट्राई टू अवॉइड टोबैको यूज इन एनी फॉर्म, ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल, ट्राई टू adapt good healthy habits like yoga and sleeping on time, waking up on time, eating good food, use less and less processed food, है ना. And do exercise. Daily exercise is very good. And take less, or let's say don't take extra calories in diet. So obesity is a risk factor for cancer development. So sugar, that carbohydrate should be in moderate amount. These are few good habits which can make us help to prevent cancer. Another is one is primary prevention, another is secondary prevention. So primary prevention is basically like जब बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं हम उनको टीका लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं. दे डोंट हैव एनी डिजीज और एनी प्रॉब्लम, बट वो टीका होता है ताकि फ्यूचर में सो एंड सो बीमारी उनको आगे जाके ना हो. द सेम वे हमारे पास कुछ कैंसर के लिए आज की डेट में टीका है, वैक्सीन है, जिसमें सर्विक्स कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में, उसके लिए एक HPV वैक्सीन आता है. वो 9 से 26 उम्र की जो लड़कियां हैं वो ले सकती हैं. उसमें भी अगर 9 से 14 साल यानी कि 15 साल से पहले हैं तो 2 डोज ही लेनी पड़ती हैं, और अगर 15 से 26 है तो 3 डोज उसकी लेनी पड़ती है. तो स्टडीज़ में पाया गया कि रफली 90-95% तक वो सक्षम है सर्विक्स कैंसर को रोकने में. तो ये है. फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन जैसे कि स्क्रीनिंग है, कि आपको अभी कोई डिजीज़ के साइन सिम्टम नहीं है, बट यू गेट सम एग्जामिनेशन और टेस्ट डन so that you know whether actually you have some disease or not. So ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे हम स्क्रीनिंग बोलते हैं कि आपको 40 के बाद में 1 साल में एक बार मेमोग्राम, स्क्रीनिंग मेमोग्राम करना चाहिए, डॉक्टर का परीक्षण करवाना चाहिए. वैसे ही सर्विक्स कैंसर महिलाओं में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, तो उसके लिए एक एप स्मीयर की जांच होती है, वो उनको करवाना चाहिए. ये स्क्रीनिंग है. ओरल कैविटी का भी स्क्रीनिंग, जैसे जो टोबैको यूज़ कर रहा है उसको सबसे पहले तो जैसे हमने बताया कि हेल्दी हैबिट, स्मोकिंग, टोबैको यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड जिसने किया है उसको साल में एक बार अपने जो भी नज़दीकतम डेंटिस्ट या ओरल सर्जन या कैंसर सर्जन से मुंह का परीक्षण करवाना चाहिए. और जो किसी को अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो अलग अलग कैंसर के हिसाब से अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं कि उनको इतने साल में एक बार ये वाली जांच करवा लेनी चाहिए. इस तरीके से अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग मेथड है, बट इन जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से हम ओवरऑल देखा जाए तो कैंसर से कुछ हद तक बच सकते हैं. हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यही इन जनरल आई वुड से कि प्रिवेंशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है. Okay. I think we can sum up here. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you.